जय श्री कृष्ण दोस्तों। बुलबुल की कहानियों में आपका स्वागत है। बड़े भैया भाभी के साथ बाबूजी से मिलने छोटे भाई विजय के घर गई काव्या ने अपने बाबूजी को लहसुन छिलते हुए देख अपनी छोटी भाभी नंदिनी को खरी खोटी सुनाने लगी। बंद करो अपना यह नाटक। अगर आपको बाबूजी की फिक्र होती तो आज बाबूजी यहाँ बैठकर लहसुन नहीं छिल रहे होते। ननद काव्या के आरोप से नंदिनी का दिल छलनी हो गया। वह कभी बाबूजी की मदद नहीं लेती थी, पर बाबूजी जिद्दी थे। उसके हाथ से काम छीन लेते थे। जेठानी उमा कौन सा पीछे रहने वाली थी, फौरन गरम कोयलों पर रोटी सेकने लगी। मम्मी जी के सामने बाबूजी के कितने ठाठ थे, एक गिलास तक इधर से उधर नहीं करते थे। और पूरा कस्बा बाबूजी के रौब से कांपता था। 3-4 दिन से बाबूजी की जो दीन अवस्था देख रही हूँ, कलेजा मुँह को आ रहा है मेरा। उम्र होने का नाटक करने में माहिर थी जेठानी जी। राघव ने तब तक नहाकर बाहर आ गए थे। फौरन बाबूजी की व्हील चेयर पकड़ते हैं और बोले, अब मैं बाबूजी को यहाँ एक दिन भी नहीं रहने दूंगा। आप आज भी हमारे घर वापस चल सकते हो। अभी आप बेघर नहीं हो जो यहाँ इतने जुल्म सह रहे हो। अब तक विजय भी उठकर आ चुका था। संडे के दिन घर में इतना हंगामा सुनकर वह भी हैरान था। एकाएक बाबूजी हंसने लगे। इतना हंसे कि सबके चेहरे सफ़ेद पड़ गए। फिर हंसी थमने पर उन्होंने बोलना शुरू किया। नंदिनी से कह रहे हो कि नाटक बंद करो, जबकि इस कमरे में सबसे बड़े नाटककार तुम तीनों हो। काव्या, तूने पिछले महीने बेटे की सगाई कर ली, पर हम लोगों को बुलाना जरूरी नहीं समझा। पता चलने पर जब मैंने तुझे आड़े हाथों लिया तो तूने बहाना भी क्या बनाया, मेरे अपाहिज हो जाने का। तो खबर तो करती, फिर विजय और नंदिनी आते या नहीं आ पाते। पर तेरी आंखों पर तो राघव के पैसों की पट्टी बंधी थी। तू भी यह भूल गई कि राघव जिस व्यापार और धन दौलत पर कब्जा जमाए बैठा है, वह सब मेरा है, तो मेरा बनाया हुआ ही है। काव्या का सिर शर्म से झुक गया। 5 साल हो गए उस एक्सीडेंट को। कांता जी और मेरे पैर दोनों फ्रैक्चर हो जाने के बाद राघव कभी शहरी सुविधा के नाम पर तो कभी अपनी व्यस्तता का बहाना बनाकर तुम मुझे आज तक लेने नहीं आ पाए। ऐसी कौन सी मेडिकल हेल्प है जो आज अपने कस्बे के अस्पतालों में मौजूद नहीं है? पर तुमने तो मेरी मर्जी तक जानने की कोशिश नहीं की कि मैं रहना कहाँ चाहता हूँ। फिर साथ रखना तो दूर की बात रही, तुमने मेरे इलाज का खर्चा तक भेजना बंद कर दिया 3-4 महीने में, यह जानते हुए भी कि विजय की तनख्वाह में सब कुछ मैनेज करना कितना मुश्किल है। काव्या यह सच जानकर हैरान रह गई। क्या बात कर रहे हैं बाबूजी? कल रात को ही तो राघव भैया कह रहे थे इतना पैसा भेजता हूँ हर महीने बाबूजी की सुख सुविधा की खातिर, मगर दोनों सारा पैसा दबाकर बाबूजी को इतना दुख दे रहे हैं। अब बगले झांकने की बारी आई तो राघव के आंसू सूख गए थे और वह बाबूजी को खा जाने वाली नज़रों से घूर रहे थे। बाबूजी ने असली पाती तो अब खोली है। तुम तो आज भी यहाँ मेरे जाल में फंसकर आए हो। मेरे लाख बुलाने के बावजूद शहर आने को तैयार नहीं हुआ तो मैंने इसके प्रॉपर्टी डीलर दोस्त रमन को फ़ोन करके दुकान बेचने का जिक्र चलाया, और जैसा मैंने सोचा था कि जिक्र सुनते ही राघव और उमा चले आएंगे। काव्या अपने बड़े भैया भाभी के असली चेहरे को देखकर हैरान थी।
बाबूजी अब चुप रहने को तैयार नहीं थे। मेरी उमा को मुझे बुढ़े की फिक्र होगी और काव्या काव्या को साथ में लेकर मुझे वापस ले जाने को चले आए। काव्या महंगी फिजियोथेरेपी और दवाइयों के खर्चे पूरे करने को नंदिनी ने सब काम वाली हटा दी। सोसाइटी के बच्चों को ट्यूशन देने लगी और प्रखर के स्कूल बस छुड़ाकर उसे खुद स्कूटी से छोड़ने जाना शुरू कर दिया। अगर इन सारी भागम भाग के बीच उसकी थोड़ी बहुत भी मदद कर देता हूँ तो इसमें हर्ज ही क्या है। काव्या की आंखों में भी पश्चाताप के आंसू थे। बाबूजी ने कस्बे में अपने बनाए मकान, दुकान और प्रतिष्ठान का उचित मूल्य लगाकर राघव से विजय को बराबर का हिस्सा देने को कहा। काव्या ने सब कुछ लेने से इनकार कर दिया। सास के गहने भी बराबर बांटने पड़े। बाबूजी ने राघव की नीयत जानकर सब कुछ अपने जीते जी ही कर दिया। विजय और नंदिनी पूरे समय बाबूजी को आत्मिक बल देते रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी आज की कहानी? अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय श्री कृष्णा।